हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये है डेबिट क्रेडिट रूल। देखिए, जो डेबिट क्रेडिट रूल है ये आपको 11th, 12th, बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीएस, एमबीए, जब तक आप अकाउंटिंग करोगे, जब तक अकाउंटिंग पढ़ोगे, तब तक आपके लिए जरूरी है। और अगर डेबिट क्रेडिट रूल ही नहीं आता तो कैसे अकाउंटिंग कर पाओगे, क्योंकि डेबिट क्रेडिट रूल से ही हमें पता चलता है कि किस चीज को कहां पर लिखना है। जैसे कि लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा कैश, कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो इन सबको कहां लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, उस बारे में ही ये चैप्टर है। अब इस चैप्टर पे ध्यान देना आप लोगों के लिए इसलिए बहुत जरूरी है। देखिए, ज्यादातर जो बच्चे होते हैं 11th क्लास में ये रूल सिखाया जाता है, लेकिन 11th में इतना फोकस नहीं करते हैं, और 12th में जब वो थोड़ा ध्यान देते हैं पढ़ाई की तरफ, तो जो 11th का इंपॉर्टेंट टॉपिक था डेबिट क्रेडिट रूल, वो सीखा नहीं होता है उन्होंने। उसके बाद वो पूरी लाइफ कंफ्यूज रहते हैं कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से समझ लोगे कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है और कैसे होता है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप कभी भूलोगे नहीं और बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए सारी अकाउंटिंग। तो चलिए अब शुरू करेंगे। मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि अकाउंट क्या होता है जिसके अंदर डेबिट क्रेडिट होता है। देखिए, सबसे पहले जो एक अकाउंट होता है वो ऐसा दिखता है, ये फॉर्मेट है। एक कॉलम होता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब किस बारे में। एक होता है अमाउंट का, रुपीस का, ठीक, जिसमें हम पैसे लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं। एक फिर पर्टिकुलर और फिर रुपीस अमाउंट, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट और एक पर्टिकुलर अमाउंट, दो दो हो गए, ठीक है। हम इस तरह से फॉर्मेट बनाते हैं। अब जिसका भी अकाउंट होता है, जो अकाउंट बन रहा है, किसी बिजनेस का होगा, किसी इंडिविजुअल का होगा, किसी प्रोफेशनल का होगा, किसी कंपनी का, फर्म का, तो जिसका भी अकाउंट है उसका नाम यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं। जैसे कि ये जो हमारी स्टेशनरी शॉप है XYZ स्टोर, उसका अकाउंट है ये, ठीक है जी। तो उसका अकाउंट है तो सबसे ऊपर हमने लिख दिया XYZ स्टोर। उसके बाद अब आपको ध्यान देना यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो अब देखिए, सबसे पहले हमको जो इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में ये जानना जरूरी है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है। तो हमारे हिसाब से जो लेफ्ट साइड में है ये है डेबिट साइड, और जो राइट साइड में है ये क्रेडिट साइड। डेबिट के लिए हम DR यूज करते हैं और क्रेडिट के लिए CR यूज करते हैं, ठीक है, एब्रिविएशन। तो अब इस तरह का फॉर्मेट हो गया। मैं आपको इसमें एक छोटा एग्जांपल देके समझाऊंगा, आप तुरंत समझ जाओगे कि कैसे अकाउंट के अंदर काम होता है। अब एक चीज मैं आपको शुरू में बता दूं, अगर खर्चा हो रहा है तो आप इधर डेबिट साइड लिखोगे, और इनकम हो रही है तो इधर क्रेडिट साइड लिखोगे, ठीक। अब मान लीजिए आपका अकाउंट बन रहा है, आपका नाम है अमित, अजय, राहुल, रोहित, तो आप यहाँ पर ऊपर XYZ स्टोर की जगह क्या लिखोगे, राहुल अकाउंट, अमित अकाउंट या अजय अकाउंट। उसके बाद अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी इनकम होगी, ये आपको कुछ पैसा मिलेगा। मान लीजिए आपके पापा ने आपको पैसे दिए, बाय पापा 1000 रुपीज, ठीक। अब हमने बाय पापा क्यों लिखा, अच्छा अगर मैं आपसे पूछता हूं ये पैसे कैसे मिले, ये पैसे आपको कैसे मिले, ये पैसे आपको किसने दिए, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई गॉट दिस मनी बाय पापा। बाय पापा मतलब जिससे मिला उसका नाम। ये मैं सिर्फ आपको इजी करने के लिए बता रहा हूं। जो हमारा अकाउंटिंग का ट्रेडिशनल प्रोसीजर है उसमें हम क्रेडिट साइड में बाय लिखते हैं, जिसका भी अकाउंट है जो जिससे रिलेटेड है, और डेबिट साइड में टू लिखते हैं। वो आप धीरे धीरे सब सीख जाओगे, आपको याद हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इजी करने के लिए बता रहा हूँ। आपको पैसे किससे मिले, आई गॉट मनी बाय पापा, तो पापा से मिले 1000 रुपीज। उसके बाद आपको मम्मी ने भी दिए, आई गॉट मनी बाय मम्मी, तो बाय मॉम 500 रुपीज, ठीक है। उसके बाद आपके घर पे आपकी बुआ जी आई थी, तो वो आपको पैसे दे के गई, तो बुआ जी ने भी आपको 500 रुपीज दिए।
और आपके स्कूल में कंपटीशन हुआ था एक, आपने वो कंपटीशन जीता, ऐसे राइटिंग कंपटीशन, उस कंपटीशन को जीतने से आपको 200 रुपीज मिले बाय कंपटीशन। अब ये इस अकाउंट में क्रेडिट साइड आपने अपनी सारी इनकम लिख ली कि इतनी मेरी टोटल इनकम हुई इस मंथ की या इस ईयर की, ठीक। अब डेबिट साइड में आप लिखोगे खर्चे, आपने क्या क्या खर्चे किए। आपने क्या किया, आपने 2 डोमिनोज, आपने डोमिनोज से पिज्जा खाया 500 रुपीज का। 2 स्टेशनरी, आप स्टेशनरी से पेन रजिस्टर्ड नोटबुक लेके आए 200 रुपीज का। उसके बाद और क्या करते हो आप मूवी देखने गए, आप मूवी देखने गए, वहां आपने पॉपकॉर्न खाया, खर्चा किया, तो 2 मूवी, तो मूवी के लिए आपने 500 रुपीज खर्च किए। इसके बाद आपने पेयर ऑफ शूज, जूते खरीदे रीबॉक के, ऑनलाइन मंगाए, तो आपको पड़े 1000 रुपए के, तो आप लिखोगे 2 शूज 1000। अब ये तो दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो इसी तरह से मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसी तरह से क्रेडिट साइड में बाय लगा के हम जिसका भी अकाउंट होता है लिखते हैं नाम, पर्टिकुलर में, पर्टिकुलर का मतलब है किस बारे में बात हो रही है। बाय पापा, पापा से मिले 1000, बाय मम्मी से मिले 500, तो जिस बारे में बात हो रही है वो लिखते हैं और अमाउंट में रुपीस लिख देते हैं। ऐसे ही जिधर खर्चा हुआ वो लिख दिया और अमाउंट में रुपीस लिख दिया। तो ये तो होता है सिंपल अकाउंट का फॉर्मेट। और इस अकाउंट के अंदर होता है डेबिट और क्रेडिट, जो हमारी लेफ्ट साइड है जो डेबिट और राइट साइड क्रेडिट हो गई, ठीक है। अब आप समझ गए अकाउंट क्या होता है, हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग के अंदर हमें अकाउंट ही बनाना है। आगे जब तक पढ़ेंगे तब तक अकाउंट्स बनाना है, और अकाउंट्स अगर हम अच्छे से बनाना सीख गए, डेबिट क्रेडिट सीख गए, तो बहुत इजी हो जाता है अकाउंटिंग पूरा। अब ये तो हो गया फॉर्मेट। इसके बाद हम बात करेंगे अब जो डेबिट क्रेडिट रूल होते हैं। लोग कहते हैं डेबिट, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, उसका कुछ रूल होता है, डेबिट क्रेडिट के रूल होते हैं। तो उस रूल के हिसाब से दो तरह के रूल होते हैं, ठीक है। तो उसको 2 तरह से हम देख सकते हैं, उसकी अप्रोचेस 2 तरह की होती हैं। एक होती है अमेरिकन अप्रोच, जो कि मॉडर्न अप्रोच कह सकते हैं, मॉडर्न जो आज के टाइम में यूज हो रही है, हम लोग यूज करते हैं। और दूसरी होती है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल मतलब पहले की पुरानी, ये एक तरह से इंग्लिश अप्रोच। तो ये जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, इसके अंदर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन एक समझते हैं, उससे हम काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड। अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो लेन देन हो रहा है, उसका एक रिकॉर्ड होता है अकाउंट, ठीक है। और एक पर्टिकुलर हेड में, जैसे कि मैंने कहा, ये अगर आपका अकाउंट है या एक शॉप का अकाउंट है तो ये एक चीज का अकाउंट हो गया। कैश का अकाउंट उसमें अलग होगा, सेल्स का अलग होगा, कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई। तो अलग अलग हेडिंग के अलग अलग अकाउंट बनते हैं, उसके अंदर अलग अलग ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, लेन देन लिखा जाता है। इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस बट आल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। ये सिर्फ ट्रांजैक्शन और अमाउंट ही नहीं लिखता है, बल्कि उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या असर होगा अकाउंट के अंदर, हम ये भी लिखते हैं। ये सारी चीजें जब आगे आप अकाउंट्स बनाओगे, करोगे, तो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो जैसा कि हम अभी पढ़ रहे थे, अप्रोचेस 2 तरह की अप्रोचेस होती हैं, एक होती है अमेरिकन अप्रोच, एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच को इंग्लिश अप्रोच, ब्रिटिश अप्रोच कुछ भी कह सकते हैं हम। करंट में हम लोग अमेरिकन अप्रोच यूज करते हैं जब अकाउंटिंग करते हैं, ये इजी रहता है समझने के लिए। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच को भी याद रखना पड़ता है, कई जगह इसको समझकर, इसको याद करके भी क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। तो अप्रोचेस के अंदर अमेरिकन अप्रोच के अंदर हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। ये 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है। अब एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपको नहीं पता है, इसका मतलब आपने चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा है।
बेसिक अकाउंटिंग टर्म, उसकी वीडियो देखिए, उसकी क्लास अटेंड करिए, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए इन चीज़ों को समझना। और ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर होता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको अभी थोड़ी देर बाद। पहले हम जो फर्स्ट पॉइंट है अमेरिकन अप्रोच, उसके बारे में समझ लेते हैं वो क्या होता है। देखिए, अब जो अमेरिकन अप्रोच है या मॉडर्न अप्रोच है, उसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। ठीक, अब ये जो 5 पार्ट्स हैं, इनको भी हम अलग कर लेंगे जिससे हमें समझना इजी होगा। देखिए, ए पॉइंट में एसेट और एक्सपेंसेस। अगर हम एसेट और एक्सपेंसेस की बात करें, एसेट और एक्सपेंसेस पहले मैं आपको बताऊं क्या होते हैं। अब एसेट क्या होगा? देखिए, एसेट होता है संपत्ति। मान लीजिए जो स्टेशनरी शॉप है, उसके अंदर जो उसका सामान है, सबसे पहले जो गुड्स स्टॉक है वो उसकी संपत्ति है। उसके बाद जो कैश है, जो नगद है, वो उसकी संपत्ति है, और किसी की तो नहीं है ना। एक एसी लगा है, एक टीवी लगा है, सीसीटीवी कैमरा लगा है, फोटोकॉपी की, जेरोक्स की मशीन लगी हुई है, ये सारी चीजें उसकी संपत्ति हैं, उसकी चीजें हैं। तो जो संपत्ति होती है उसी को हम इंग्लिश में एसेट कहते हैं। एसेट समझ गए आप। अब इसके बाद एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस तो मेरे ख्याल में समझना मुश्किल नहीं है। एक्सपेंसेस होता है खर्चे। किस चीज के खर्चे? देखिए, अगर स्टेशनरी शॉप है तो उसका रेंट तो देते होंगे ना, किराए पे शॉप है तो बिजली का बिल तो देते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी तो देते होंगे जो लड़का दुकान पे काम करता है उसका, तो वो सारे खर्चे हो जाएंगे, एक्सपेंसेस हो जाएंगे। अब जब भी एसेट और एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर हम लिखेंगे, जब भी एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, जब भी एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, या हम अकाउंटिंग के अंदर क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे कि एसेट इतना है, एक्सपेंस इतना है, तो हम डेबिट साइड पे उनको लिखेंगे अकाउंट में। ठीक है, जब भी वो बढ़ेंगे एसेट और एक्सपेंस, तो उसकी डेबिट एंट्री होगी, ऊपर का एरो है, डेबिट साइड में लिखेंगे। और जब भी एसेट और एक्सपेंसेस कम होंगे तो उनको क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। अब कैसे? जैसे कि मान लीजिए जो आपका एसेट है, ठीक, पिछले साल आपने अकाउंट बनाया था, उसमें आपने अपने एसेट की कीमत लिखी थी सारी। तो जब भी एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो हम उनकी डेबिट एंट्री करते हैं, और जब भी कम होते हैं तो क्रेडिट में एंट्री करते हैं। अभी बस ये रूल है, जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी, जब सामने क्वेश्चन होगा, तभी तो आप समझ पाओगे। अभी ये रूल है, इस रूल को समझना आपके लिए जरूरी है। सिर्फ आप इस बात पे ध्यान दो कि एसेट और एक्सपेंसेस जब बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, और जब कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। अभी हम ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट जो होते हैं एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम और रेवेन्यू और कैपिटल और लायबिलिटी, ये एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे जिससे आपको समझना इजी हो जाएगा। तो एसेट एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, और कम होगा तो क्रेडिट। इसी तरह लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। अब सबसे पहले लायबिलिटी की बात कर लें। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी होता है पैसा चुकाने की जिम्मेदारी। जिम्मेदारी होती है, जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया तो आपको उसको लोन चुकाना पड़ेगा, तो वो लायबिलिटी में आ गया। आपके लिए क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, जिससे आपने उधार पे सामान खरीदा, उसको पैसा तो चुकाओगे ना बाद में, तो वो भी आपके लिए लायबिलिटी है। इसी तरह कैपिटल। कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेसमैन, जो ओनर बिजनेस में लगाता है, ठीक, बिजनेस शुरू करने के लिए, वो कहलाती है कैपिटल। और रेवेन्यू इनकम होती है, जो भी आप पैसा कमा रहे हो वो सारा इनकम रेवेन्यू होगा। तो जब भी लायबिलिटी, कैपिटल या रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक, तो उसकी एंट्री क्रेडिट में होगी, और जब कम होगा तो डेबिट में होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप वीडियो को पॉज करके ये सारा नोट डाउन कर लो। इसके बाद मैं आपको कुछ चीजें और अच्छी एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले आप ये सब लिख लो, और इस तरह लिखो कि आपको याद रहना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं जनरली एक्सपेंसेस में अकाउंटिंग करते हैं किसी बिजनेस के अंदर। इनकम क्या होती है, लायबिलिटी और एसेट क्या होते हैं। वैसे तो मैं आपको फॉर्मेट बता चुका हूं, जो अकाउंटिंग इक्वेशन था उससे पहले पूरा बैलेंस शीट का, और वो मैं बार बार बताता रहूंगा।
अभी मैं आपको बता देता हूँ जैसे एक्सपेंसेस क्या होंगे। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अगर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो उनकी डेबिट एंट्री होगी और कम होंगे तो क्रेडिट एंट्री होगी, और इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट एंट्री होगी, क्रेडिट में लिखा जाएगा, और कम होगी तो डेबिट में लिखा जाएगा। तो अब एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे? एक्सपेंसेस हैं जैसे कि रेंट पेड। रेंट पेड मतलब आपकी जो शॉप चलती थी, आपने जहां पर शॉप खोल रखी थी वो किराए पर थी, तो आप उसका किराया तो दोगे ना, रेंट दोगे, तो रेंट पे करोगे, तो रेंट पेड। जो रेंट आप पे करोगे वो खर्चा है आपके लिए। कैरेज, कैरेज क्या होता है? कैरेज बेसिकली भाड़ा। जब आप कोई सामान लाते हो, भेजते हो, जैसे कि ट्रकों में सामान आता जाता है, लोडिंग में आता जाता है, तो जो भाड़ा होता है जो लाने ले जाने का, वो कहलाता है कैरेज। तो कैरेज जो है वो भी खर्चा हमारे लिए, बिजनेस के लिए। उसके बाद वेजेस, सैलरी। वेजेस मतलब भत्ते, सैलरी जो आप दोगे, वेतन दोगे, सैलरी दोगे अपने एम्प्लॉयज को, वो खर्चा है। डिस्काउंट अलाउड, अब आप डिस्काउंट दोगे। अगर कोई व्यक्ति आप कहोगे कि अगर मेरे यहाँ से 1000 रुपीज का सामान खरीदेगा तो मैं उसको 50 रुपीज का डिस्काउंट दूंगा। तो जो आप डिस्काउंट देते हो अपने बिजनेस में, अपनी शॉप से, वो भी खर्चे ही है ना आपके लिए। तो फिर परचेजेस, आप सामान खरीद के लाते हो, अपनी शॉप में रखते हो बेचने के लिए, तो जो खरीदते हो, परचेज करते हो, वो भी खर्चा है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डेप्रिसिएशन होता है जैसे कि मोबाइल की बात करी थी मैंने, 15,000 का सैमसंग का मोबाइल आपने खरीदा, अब वो आप एक साल बाद बेचने निकले मार्केट में, तो क्या 15,000 का बिकेगा? नहीं बिकेगा। 7,000 या 8,000 का बिकेगा। क्यों? क्योंकि वो यूज होता रहा इतने समय तक, उसमें वियर एंड टियर हो गए, मतलब थोड़ा कहीं स्क्रैच, थोड़ा टूटना, ठीक है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, ठीक है, कई टेक्नोलॉजी बेटर हो गई, नए रैम, ज्यादा अच्छा कैमरा, ज्यादा अच्छी मेमोरी आने लगी मोबाइल्स के अंदर। तो इस वजह, ये सारे कारण होते हैं डेप्रिसिएशन के। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब 15,000 की चीज एक साल बाद 8,000 की बिकेगी, तो वो जो अमाउंट रुपीज का है, 15 - 8 = 7,000, तो वो 7,000 जो है वो कहलाएगा डेप्रिसिएशन। उसके बाद कमीशन। अब लोग आपकी दुकान पे काम करते हैं, बेचते हैं, तो आप उनको कमीशन भी देते हो, वो भी खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी खर्चा है, रिपेयर कुछ कराना पड़ता है, वो खर्चा है। और इंटरेस्ट अगर देना पड़ रहा है आपको, इंटरेस्ट पेड। आप किसी से कई बार आप लोन लेते हो ना, दुकान चलाने, बिजनेस शुरू करने के लिए, तो उस लोन पे आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ता है, ब्याज, तो जो ब्याज देना पड़ेगा खर्चा है वो आपके लिए। अब इनकम क्या क्या होगी? इनकम होगी जैसे कि रेंट आपको रिसीव हुआ हो, रेंट रिसीव, आपकी शॉप हो, आपकी कोई जगह हो जहाँ किसी और ने अपना बिजनेस या रह रहा हो वहां पर घर बना के, तो आपको रेंट मिलेगा, वो इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड, जब आप सामान खरीदने गए और आपको किसी ने डिस्काउंट दिया, तो वो इनकम है आपके लिए, बिजनेस के लिए। सेल्स, जब आप सामान बेचते हो तो उससे तो इनकम होती है ना, पैसा आता है। और इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपने अगर किसी को लोन दिया है, पैसा दिया है, तो वो आपको ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा, तो वो जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो भी इनकम है। इसके बाद है लायबिलिटीज और एसेट्स। अब जो मेन इंपॉर्टेंट लायबिलिटी एसेट होते हैं मैंने लिख रखे हैं। पहले हम लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं। लायबिलिटीज मतलब बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है, मैंने चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप चैप्टर 2 जाके देखोगे, आपको याद आ जाएगा। एडवांस इनकम, अभी आपने काम तो नहीं किया किसी के यहाँ, लेकिन आपको इनकम पहले हो गई, आपको पैसा दे दिया उसने, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उसके यहाँ काम करना है, ठीक है, क्योंकि पैसा लेके बैठे हो आप, तो वो लायबिलिटी है। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी क्या होता है, मैंने आपको बताया था। आउटस्टैंडिंग मतलब आप मान लीजिए एक घर में रहते हो, ठीक, उस घर में 3 महीने से रह रहे हो, लेकिन आपने किराया नहीं दिया हो 3 महीने का, तो अब वो जो किराया नहीं दिया है वो आपको देना तो पड़ेगा 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, जितना रह लोगे। तो रह लिए, वो काम कर लिया, यूज कर लिया। जैसे कि पोस्ट पेड मोबाइल होता है, मोबाइल आप यूज करते हो, 1 महीने बाद बिल आता है, फिर बिल जमा करते हो, तो यूज तो कर लिया, लेकिन अब खर्चा होगा आगे फ्यूचर में, तो वही कहलाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और इसके बाद है लोन। जब भी जो भी कोई लोन लेते हो आप बैंक से या किसी व्यक्ति से, वो भी लायबिलिटी में आता है। और क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब जिन लोगों से आपने उधार पे सामान खरीदा, लेकिन आपको बाद में तो पैसा चुकाना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है उन्हें पैसा चुकाने की, तो वो भी
लायबिलिटी में आ जाएगा। मैं जिम्मेदारी पैसा चुकाने की बार बार इसलिए बोलता हूँ ये शब्द, क्योंकि हिंदी में मैंने लायबिलिटी का यही मीनिंग निकाला है। अगर आप ये ध्यान रखोगे कि लायबिलिटी क्या होता है, जिम्मेदारी पैसा चुकाने की, तो आपको सारी वो चीजें याद आ जाएंगी। जैसे उधार लेते हैं उसको भी पैसा चुकाने की हमारी जिम्मेदारी है, बैंक से लोन लिया वो भी हमारी जिम्मेदारी है पैसा चुकाने की, ठीक। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, हमने कहीं कोई चीज यूज कर ली, किसी की शॉप में हम रेंट पे चला रहे थे और हमने 3 महीने रेंट नहीं दिया, तो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जगह हम आउटस्टैंडिंग रेंट भी लिख सकते हैं कि रेंट जो नहीं दिया था वो देना पड़ेगा। इसके बाद हम एसेट की बात करेंगे। अब एसेट क्या क्या होते हैं, बिल्स रिसीवेबल, चैप्टर 2 में आप पढ़ो, अच्छे से समझ जाओ, मैंने अच्छे से टाइम लेके एक्सप्लेन किया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब खर्चा आप कर चुके हो, अब आप यूज करोगे। जैसे कि आप कहीं किसी घर में रहते हो, आपने वहां 1 साल का रेंट दे दिया, ठीक। अब 1 साल के लिए वो घर आपकी संपत्ति हो गया, क्योंकि आप 1 साल का रेंट दे चुके हो, वो संपत्ति हो गया आपका, संपत्ति है इसीलिए एसेट। साइड में मैंने लिखा है प्रीपेड एक्सपेंस। आपने प्रीपेड, जैसे प्रीपेड मोबाइल होता है, आप रिचार्ज कराते हो 3 महीने का, 3 महीने का रिचार्ज करा लिया, अब 3 महीने उसको आप यूज करोगे, उसको आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। 3 महीने उस नंबर को आप अनलिमिटेड कॉलिंग या जो भी फीचर्स मिल रहे हैं वो आप यूज कर सकते हो, वो आपकी संपत्ति है, वो आपका हक है, ठीक है। तो वो प्रीपेड एक्सपेंस होता है, पहले आप पैसे दे देते हो, फिर आप यूज करते रहोगे जितने समय के लिए। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मतलब काम कर लिया है लेकिन पैसा मिला नहीं है, ठीक है। तो काम तो आप कर चुके हो, अब पैसा मिलना है भाई, पैसा मिलेगा क्यों नहीं। आप अगर किसी का आपको किसी ने कोई काम दिया है, आप वो काम कर चुके हो, तो अब आपको पैसा मिलेगा, भले ही कुछ समय बाद मिले, तो वो पैसा आपका हक है, आपकी संपत्ति है, तो इसलिए एसेट साइड में एक्रूड इनकम लिखते हैं। फिर अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आप चाहो तो बार बार रिपीट कर करके देखो, लेकिन इनको अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। इसलिए मैं जितना इजी हिंदी में हो सकता है आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था और जितना मैंने देखा है, टीचर्स ना इस लेवल पे जाके नहीं समझाते हैं एक एक टर्म को, जो कि फिर आगे बहुत दिक्कत देते हैं, जिंदगी भर समझ ही नहीं आता कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ये गोल गोल घूमता रहता है कि समझ ही नहीं आता कि क्या लायबिलिटी में क्या एसेट में। तो आप जो मैंने बोला है उसको वापस जाओ, समझो, फिर से देखो वीडियो को, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, हमेशा याद रखोगे। बिल्डिंग, बिल्डिंग तो संपत्ति होती है किसी बिजनेस के लिए, तो एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी, जो मशीनरी है, जो प्लांट लगा रखा है, वो भी संपत्ति है। फर्नीचर, ये प्लांट पौधे वाला प्लांट नहीं है, प्लांट मतलब जो फैक्ट्री लगाते हैं ना उसको प्लांट कहते हैं, ठीक है। फर्नीचर जो है वो भी संपत्ति है, और लैंड जो जमीन है वो भी संपत्ति है, एसेट। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी। एसेट में एक डेटर होता है, एसेट में डेटर क्या होता है, अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ा है अच्छे से तो आपको याद आ जाएगा। डेटर होता है क्रेडिटर का उल्टा। इसका मतलब क्या है, क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर होता है आप किसी से सामान खरीद के लाए उधार पे, अब आपको उसका पैसे चुकाने पड़ेंगे, ठीक, वो हो गए, वो आपके लिए हो गए क्रेडिटर। अगर मैं अजय से उधार पे सामान खरीद के लाया तो अजय को पैसे तो चुकाऊंगा आगे चल के, तो अजय मेरे लिए क्रेडिटर है। वहीं पर राकेश मेरे से उधार पे सामान खरीद के ले गया, राकेश आया, सामान खरीदा, कहा पैसे नहीं है बाद में दूंगा, और उधार करके चला गया, तो अब राकेश मेरे लिए डेटर हो गया, मेरे लिए एक तरह की संपत्ति हो गई वो, क्योंकि जब तक मुझे उससे पैसा नहीं मिलेगा तो मुझे पता है कि इससे इतना पैसा मिलना है, ठीक है, तो मेरे लिए एसेट है, संपत्ति है। तो ये आप नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल आपको ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं जिनसे कि आपको सोचना पड़ेगा, उसमें कोई कैलकुलेशन, कुछ दिमाग नहीं है, लेकिन आप वो चीज़ करोगे तो आपको बहुत इजीली एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू समझ आ जाएगा और कंफ्यूजन सारे खत्म हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपको बताया, एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट होगा, घटेंगे तो क्रेडिट होगा, और लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू बढ़ेंगे तो क्रेडिट होगा, और कम होंगे तो डेबिट होगा।
अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आपको बहुत इजी हो जाएगा उसके बाद समझना। मैंने फॉर्मेट बनाया इलस्ट्रेशन का ट्रांजैक्शन, ये आपकी बुक के अंदर भी इलस्ट्रेशन मिल जाएगा, चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल फॉर डेबिट क्रेडिट के अंदर इलस्ट्रेशन मिल जाएगा। ये इलस्ट्रेशन है ट्रांजैक्शन, अकाउंट इन्वॉल्व, नेचर ऑफ अकाउंट, हाउ इफेक्टेड डेबिट एंड क्रेडिट। पहला मैं लिखता हूं तो आप सब समझ जाओगे। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, आप देखो तो समझ जाओगे। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। अब अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ा है तो आपको पता है जब बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई कैश लाता है तो उसके क्या दो इफेक्ट होते हैं। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक। तो दिनेश ने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट 1। अब मेरे पास जगह कम है तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिखूंगा दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक। कितने कैश से शुरू किया उसने? 5 लाख से। अब सबसे पहले हमें बताना है इसके अंदर कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ा है, जब ऐसा होता है तो दो चीजें क्या होती हैं, एक होता है कैश, जो कैश आ रहा है, और एक होता है कैपिटल। कैपिटल बढ़ती है बिजनेस की, ठीक। तो अब कैश और कैपिटल बढ़ी, तो कैश और कैपिटल, नेचर ऑफ अकाउंट, कैश किस तरह का अकाउंट और कैपिटल किस तरह का है। कैश को हम एसेट में गिनते हैं, कैश एसेट के अंदर आता है क्योंकि कैश क्या है, हमारी संपत्ति है भाई, पैसा है ना बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए पैसा है, पैसा संपत्ति है, उसका पैसा बिजनेस के लिए, जो बिजनेस के पास पैसा है, कैश है, वो उसकी संपत्ति है। उसके बाद कैपिटल। अब कैपिटल क्या है, जो मालिक है, बिजनेस ओनर है, वो बिजनेस में लगाता है, और अकाउंट किसके बनते हैं, बिजनेस के। तो मैंने आपको बताया था बिजनेस, बिजनेस ओनर और अकाउंटेंट तीनों अलग होते हैं। तो बिजनेस ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो जो कैपिटल है बिजनेस ओनर की है, तो बिजनेस के लिए कैपिटल क्या होगी, लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेस ओनर ने पैसा लगा दिया है। अब बिजनेस की जिम्मेदारी है कि जो पैसा बिजनेस ओनर ने बिजनेस में लगाया है, बिजनेस उसको लौटाएगा बिजनेस ओनर को भविष्य में, तो क्योंकि उसको वो पैसा लौटाना पड़ेगा तो उसकी जिम्मेदारी है, तो वो लायबिलिटी में काउंट होगा कैपिटल। उसके बाद कैसे इफेक्ट पड़ेगा, हाउ इफेक्टेड, जो कैश और कैपिटल है, जो 5 लाख रुपए आए हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे इफेक्ट पड़ेगा। कैश क्या होगा, क्योंकि 5 लाख रुपए आ रहे हैं तो कैश बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एरो से दिखाता था, ऊपर का एरो बना के, तो वही आप समझ लो, ऊपर का एरो, दोनों चीजें इंक्रीज हो गई। अच्छा, कैश एसेट है, एसेट अगर इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, एसेट इंक्रीज होता है तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं, और कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो अब यहाँ दो कॉलम बने हुए हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो अब क्या करेंगे हम, कैश जो एसेट है उसके आगे यहाँ पर लिख देंगे 5 लाख, जो 5 लाख कैश आए हैं, और यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख देंगे 5 लाख। लो जी, ये तो 50,000 हुए, 5 लाख। तो 5 लाख से कैश बढ़ गया और 5 लाख से कैपिटल बढ़ गई। ये पूरा हमने फर्स्ट पॉइंट किया है। अब हम सेकंड पॉइंट करेंगे। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट में कह रहा है बोरोड फ्रॉम नरेश, नरेश से 1 लाख रुपए बोरो की, ठीक, बोरोड फ्रॉम नरेश। अब नरेश से 1 लाख रुपए लिए हैं, तो क्या दो चीजें क्या होंगी आप बताओ। पहले तो पैसा मिला है, पैसे लिए हैं तो पैसा बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा, ठीक। तो कैश आएगा, कौन से दो अकाउंट होंगे, एक तो कैश इन्वॉल्व है, कैश बढ़ जाएगा, और नरेश कौन है, नरेश कोई और नरेश कौन है, नरेश कोई दूसरा व्यक्ति है। नरेश से पैसे लिए हैं तो नरेश से लिया है लोन, लोन फ्रॉम नरेश, बोरो किया है ना, क्या है ना, तो बोरो किया है मतलब उससे पैसा लिया है, लोन लिया है। तो लोन लिया है तो लोन क्या होता है, लोन जब हम किसी से लेते हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी होती है, भविष्य में उसको पैसा चुकाएंगे।
तो अगर वो हमारी जिम्मेदारी है तो वो हमारे लिए वो क्या हो गया, वो भी लायबिलिटी हो गया। और कैश तो एसेट होता है, आपको पता ही है, संपत्ति होता है। तो कैश जो है एसेट, वो भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर नरेश से जो 1 लाख रुपए मिल रहे हैं उससे हमारे पास जो कैश है बिजनेस के पास वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी क्योंकि हमारी पैसा चुकाने की जिम्मेदारी बढ़ गई। तो जब एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट में लिखते हैं और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट में। तो फिर से हम एसेट के आगे डेबिट साइड में लिख देंगे 1 लाख और लायबिलिटी के आगे क्रेडिट साइड में लिख देंगे 1 लाख। अब इसके बाद है थर्ड पॉइंट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। अब देखो, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो अच्छे से पढ़ लो, उसके वीडियोस देख लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये सारी चीजें आपको कोई डाउट नहीं आएगा कि फर्नीचर परचेज किया है कैश में या कैश में नहीं किया है तो कैसे एंट्री, क्या होता है उसका असर। इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर बहुत जरूरी था पढ़ना। तो परचेज फर्नीचर इन कैश फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। तो भाई अब राज फर्नीचर हाउस से फर्नीचर खरीदा है कैश में, तो परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। ठीक, अब राज फर्नीचर हाउस से फर्नीचर खरीदा है कैश में। आपको ये चीजें शॉर्ट में नहीं लिखनी है, आपको सब कुछ डिटेल में लिखना है अच्छे से, फुल फॉर्म, नहीं तो मार्क्स भी शॉर्ट में मिलते हैं फिर। तो फर्नीचर आप राज फर्नीचर हाउस से आपने खरीदा 20,000 रुपीज का। तो अब आप बताओ उससे क्या दो चीजें, कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? एक, आपने कैश में खरीदा है तो कैश गया, कैश कम होगा ना भाई, कैश में खरीदा है, एक तो कैश का अकाउंट है, और एक है फर्नीचर का अकाउंट। तो क्या हुआ, कैश एसेट में आता है क्योंकि कैश आपकी संपत्ति है, और फर्नीचर भी एसेट आता है भाई, फर्नीचर भी तो आपकी संपत्ति है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश तो हो रहा है कम क्योंकि हम 20,000 रुपए कैश दे रहे हैं, तो ये इंक्रीज लिखा था, अब मैं यहाँ डिक्रीज लिख देता हूँ। ठीक, कम हो रहा है ना कैश 20,000 रुपए से, और फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, जो फर्नीचर था उसके अलावा और 20,000 रुपए का फर्नीचर आ गया। तो अब जब एसेट डिक्रीज होगा, एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट एंट्री होती है, और फर्नीचर भी एसेट है, तो एसेट जब इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो डेबिट एंट्री होती है। तो कैश के आगे तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट एंट्री करेंगे 20,000 की, और फर्नीचर के आगे डेबिट एंट्री कर देंगे 20,000 की, क्योंकि फर्नीचर एसेट है और बढ़ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट में क्या है, फोर्थ पॉइंट में कह रहा है परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ, मतलब दिल्ली सेफ कोई शॉप का नाम है, वहां से फर्नीचर खरीदा है। ठीक, पिछले वाले में कहता है परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। तो दिल्ली सेफ से फर्नीचर खरीदा है 40,000 रुपीज का। तो हम यहाँ लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। तो अब मैं आपको ये इलस्ट्रेशन समझाऊंगा, आपकी बुक के अंदर भी ये एग्जांपल दे रखा है। देखिए, सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाया, ट्रांजैक्शंस, अकाउंट इन्वॉल्व, नेचर ऑफ अकाउंट, हाउ अफेक्टेड डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब कि क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, क्या नेचर है अकाउंट का, क्या इफेक्ट है, डेबिट होगा या क्रेडिट। एक एंट्री देखते हैं, समझेंगे। आपको स्क्रीन पे दिखेगा क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले दिया है दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। तो मैंने लिखा दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक, अब क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर आपने पढ़ा है, आपको पता होगा जब कैश के साथ बिजनेस शुरू किया गया है तो क्या दो चीजें होती हैं, ऐसे में दो इफेक्ट क्या होंगे, एक तो कैश आया बिजनेस में और एक कैपिटल आई, कैपिटल बढ़ेगी। तो क्या हुआ यहाँ पे, कैश है अकाउंट इन्वॉल्व और कैपिटल है, दो अकाउंट इन्वॉल्व है। अब कैश आया तो कैश बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ी, तो
कैश होता है एसेट और कैपिटल होती है लायबिलिटी। ये बात आपको पता होनी चाहिए, अभी तक नहीं भी पता है तो आपको पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में भी दिखाया है, यहाँ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कैपिटल लायबिलिटी होती है और कैश होता है एसेट। अब कैश जो एसेट है वो बढ़ रहा है बिजनेस के अंदर, क्योंकि कैश के साथ बिजनेस शुरू हो रहा है, 5 लाख रुपए कैश आया। तो जब एसेट बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो क्या होता है डेबिट। और कैपिटल भी बढ़ रही है, कैपिटल क्या है लायबिलिटी। कैपिटल अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, तो क्रेडिट, तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, ये इफेक्ट है। इसके बाद है बोरोड फ्रॉम नरेश। नरेश से लिए 1 लाख रुपए, तो क्या लिए रुपए लिए, कैश लिया। तो पहले तो एक अकाउंट है कैश और दूसरा अकाउंट है लोन फ्रॉम नरेश। नरेश से लिया है तो उसको क्या कहलाएगा, वो लोन कहलाएगा, ठीक है। तो लोन क्या होता है, लोन होती है लायबिलिटी, क्योंकि हमें पैसा चुकाना पड़ेगा आगे चल के नरेश का, तो हमारे लिए जिम्मेदारी है पैसा चुकाने की। और कैश होता है एसेट, तो एसेट भी यहाँ पे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि नरेश से पैसे लिए हैं ना, तो कैश भी बढ़ गया और जिम्मेदारी जो है पैसा चुकाने की वो भी बढ़ गई, तो दोनों इंक्रीज इंक्रीज आई लिखा है। तो एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और लायबिलिटी इंक्रीज होगी पैसा चुकाने की जिम्मेदारी, तो वो क्रेडिट होगी। तो हमने 1 लाख क्रेडिट कर दिया कैश और 1 लाख डेबिट कर दिया लोन। इसके बाद है परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। अब राज फर्नीचर हाउस से फर्नीचर खरीदा है कैश में, तो कैश में खरीदा है मतलब कैश दिया होगा, और फर्नीचर आया है, फर्नीचर खरीद के लाए हैं, तो कैश और फर्नीचर ये 2 अकाउंट हो गए। और कैश होता है एसेट संपत्ति, और फर्नीचर भी होता है एसेट संपत्ति होती है जिसके पास होता है उसका। तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज कम हो रहा है, और फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है। जो फर्नीचर था उसमें और फर्नीचर ले आए हम, तो बढ़ गया फर्नीचर हमारा, इंक्रीज हो गया। तो अब जब एसेट डिक्रीज होता है, एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, और जब एसेट इंक्रीज होता है बढ़ता है तो डेबिट साइड लिखते हैं। दोनों ही एसेट हैं, तो डिक्रीज हुआ है कैश तो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया, और इंक्रीज हुआ है तो डेबिट साइड लिख दिया। इसके बाद है परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। अब देखो इसके पहले था परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम, और इसमें है परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। इसमें कैश नहीं बोला है, कैश नहीं बोला है, इसका मतलब उधार पे खरीदा है। अब उधार पे जब खरीदा है तो फर्नीचर तो आ गया, लेकिन दिया कुछ नहीं। दिया कुछ नहीं तो क्या हुआ, हमारी जिम्मेदारी हो गई है उसको पैसा चुकाने की भविष्य में, और पैसा चुकाने की जिम्मेदारी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लायबिलिटी। हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, और जिस व्यक्ति से भी हम उधार पे सामान खरीद लाते हैं, मतलब मैं गया और मैं क्या नाम है दिल्ली सेफ से फर्नीचर खरीद लाया उधार पे, अब उसको मुझे पैसे चुकाने हैं भविष्य में, तब तक जब तक मैं पैसे नहीं चुकाऊंगा अपनी अकाउंटिंग बुक्स में उसको मैं क्रेडिटर हेडिंग के अंदर उसको लिखूंगा। तो क्रेडिटर है वो मेरा। क्रेडिटर कौन होता है, लायबिलिटी। तो फर्नीचर हो गया एसेट, क्रेडिटर जो दिल्ली सेफ है जिसे पैसा चुकाने की जिम्मेदारी मेरी, वो हो गई लायबिलिटी। अब क्या हुआ, एसेट बढ़ा हमारा, फर्नीचर बढ़ा ना एसेट संपत्ति, तो डेबिट साइड आ गया, और लायबिलिटी भी बढ़ी, लायबिलिटी भी बढ़ी, तो ये क्रेडिट साइड आ जाएगी। तो इंक्रीज इंक्रीज 40,000 ये डेबिट और क्रेडिट एंट्री हो गई। इसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश के लिए सामान खरीदा, ठीक, कैश से खरीदा। अब क्या हुआ, सामान खरीदा है, जो दुकान पे हम सामान, स्टेशनरी शॉप है, पेन पेंसिल बेचते हो आप, तो वो आप खरीद के तो लाओगे कहीं से, तो वो आपने परचेज किया, ठीक है। तो आपने एक अकाउंट लिखा परचेजेस, एक खरीदने का अकाउंट आप अलग बनाओगे ना, परचेजेस का इतना सारा परचेज करते रहते हैं, उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं। और एक कैश अकाउंट है, क्योंकि कैश दिया है ना, कैश में खरीदा है। तो परचेज क्या होता है, खर्चा, एक्सपेंस है परचेज, तो मतलब खरीदा है हमने, तो वो खर्चा है ना हमारे लिए। और कैश होता है एसेट, संपत्ति। तो एक्सपेंस क्या हुआ, हमने खरीदा परचेज किया तो एक्सपेंस बढ़ गया हमारा, इंक्रीज हो गया। और जो गुड्स हैं, सामान खरीदा है, तो कैश क्या है, कैश दिया हमने, पैसा दिया जो कि एसेट है, और वो हो गया डिक्रीज, कम हो गया, क्योंकि पैसा दे दिया तो कम हो गया। तो अगर एसेट जो कैश है वो कम होगा तो वो क्रेडिट एंट्री होगी, क्रेडिट साइड लिखेंगे। और जो खर्चा है एक्सपेंस, परचेज एक्सपेंस, वो बढ़ गया तो वो डेबिट साइड में एंट्री होगी उसकी। तो हमने क्या किया, एक्सपेंस बढ़ गया तो 15,000 डेबिट साइड में लिख दिया, और कैश एसेट
कम हो गया तो 15,000 हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। इसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, महेश से सामान खरीदा। अब इसमें कैश नहीं लिखा है, मतलब उधार पे खरीदा, ठीक। तो परचेज एक अकाउंट हो गया, एक हो गया महेश क्रेडिटर, जिससे हमने उधार पे खरीदा है। तो परचेज तो एक्सपेंसेस है, खर्चा है, और महेश वो हमारी अब जिम्मेदारी होगी, उसको पैसा चुकाना पड़ेगा, हम उधार पे खरीदा है, तो वो हो गया लायबिलिटी। हमारे ये खर्चा भी बढ़ गया, लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो खर्चा जब बढ़ता है, एक्सपेंस बढ़ता है, तो डेबिट साइड एंट्री होती है, तो डेबिट साइड हो गई। और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट साइड एंट्री होती है, तो क्रेडिट साइड लिख दिया 30,000। इसके बाद सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश, कैश के लिए करीम को सामान बेचा, मतलब उसने हमें कैश दिया, हमें सामान बेच दिया। तो दो अकाउंट हो गए यहाँ, एक तो कैश, एक सेल्स। बेचा है ना, तो सेल, सामान जो बेचा उसके लिए एक सेल्स अकाउंट बनाएंगे। अब सोचो आप एक साल के अंदर एक दुकानदार कितना सामान बेचता है, ठीक है, तो एक सेल्स अकाउंट अलग से बना लेता है, जिसके अंदर वो पूरी सेल्स लिखता रहता है, तो कंफ्यूजन नहीं होता। पूरी सेल्स एक तरफ, एक का अकाउंट अलग, पूरी परचेज का अकाउंट अलग, तो बस जितना परचेज है और सेल्स है उस हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं इजीली। तो कैश और सेल्स का अकाउंट बनेगा। अब कैश तो एसेट होता है, संपत्ति होता है, और सेल्स एक्सपेंस नहीं है, सेल्स होता है रेवेन्यू। सेल्स करने से तो रेवेन्यू आता है ना, इनकम आती है, तो सेल्स हो गया रेवेन्यू। अब क्या होगा, ये था, तो एसेट बढ़ेगा हमारा, क्योंकि हमने बेचा है, कैश बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और सेल, तो ये जो रेवेन्यू है, सेल्स करने से रेवेन्यू बढ़ेगा ना, हमारा पैसा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, मतलब कैश भी बढ़ेगा और हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो जब कैश हमारा एसेट है, बढ़ता है, तो डेबिट एंट्री होती है, और रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्रेडिट एंट्री होती है। तो हमने डेबिट साइड लिख दिया कैश 25,000 और क्रेडिट साइड 25,000 सेल्स का लिख दिया। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, उधार पे श्याम को सामान बेचा है, उधार पे बेचा है, तो श्याम कौन हो गया, हमारे लिए डेटर, जिसको उधार पे सामान बेच दिया है, वो आगे हमें पैसे देगा भविष्य में, ठीक है, तो वो हो गया डेटर। डेटर कौन होते हैं, एसेट होते हैं। और सेल्स बेचा है, तो एक अकाउंट सेल्स का बनेगा, सेल्स करने से क्या होता है, रेवेन्यू आता है, तो रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और डेटर एसेट भी बढ़ रहा है, इंक्रीज। तो जब एसेट बढ़ेगा तो उसकी डेबिट एंट्री होगी, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसकी क्रेडिट एंट्री होगी। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 30,000। इसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, श्याम से पैसा मिला, तो पैसा मिला, कैश मिला, नंबर 1, ठीक। और श्याम कौन था, हमारा डेटर, मतलब जिससे हमें पैसा लेना था। तो पहले जो डेटर हमारे 30,000 के हमारे थे, कि हम 30,000 रुपए हमें किसी से लेने, अब तो वो उनसे हम 20,000 ले लेंगे, तो अब वो 20,000 कम हुए, अब तो सिर्फ 10,000 लेने। तो जो वो हमारा डेटर थे, वो हमारे 30,000 से घट के कितने रह गए, 10,000 रह गए। तो 20,000 रुपए मिल रहे हैं, तो घट रहे हैं ना हमारे डेटर, समझ रहे हो बात। और डेटर होता है एसेट, तो जब एसेट घटता है, कम होता है, तो क्रेडिट एंट्री होती है। और कैश हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि वो पैसे दे रहा है, तो कैश बढ़ रहा है, तो कैश एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, तो डेबिट एंट्री होगी। तो कैश की हो गई 20,000 डेबिट एंट्री, और श्याम जो डेटर है उसकी हो गई 20,000 क्रेडिट एंट्री। फिर कैश पेड टू महेश, महेश लायबिलिटी है, कैश एसेट है। महेश लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि महेश से हमने सामान उधार पे खरीदा था, उसे हमें चुकाना है, तो हमारी लायबिलिटी भी कम हो रही है। पहले ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते देने थे, अब कम देने पड़ेंगे, तो लायबिलिटी भी कम हो रही है, और एसेट भी कम हो रहा है, कैश, क्योंकि कैश देना पड़ रहा है, तो डिक्रीज, तो 10,000 की एंट्री हो गई। अब लायबिलिटी जब कम होगी तो डेबिट एंट्री होगी, और कैश एसेट है, एसेट कम होगा तो क्रेडिट एंट्री होगी। इस तरह करके ये हमारा एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल में आपको ध्यान देने की चीज यही थी कि कैसे एसेट और इनकम, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को हम समझेंगे, और उनके क्या इफेक्ट होंगे, कैसे वो डेबिट या क्रेडिट होते हैं। अगर एसेट या एक्सपेंस बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा, और लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, और घटेंगे तो डेबिट होंगे, ठीक है। ये बेसिकली जो इतनी चीज है ना, ये आप रट लो, इस बात को समझ लो। अभी तो आप लोग बहुत चीजें जानते नहीं हो कि एसेट और लायबिलिटी, इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस में आपको कंफ्यूजन रहेगा, बहुत चीजें रहेंगी, आप क्लियर नहीं होगी क्या होते हैं।
धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे, चैप्टर्स करोगे तो आपको दिमाग में सेट हो जाएंगे, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि ये होता है, आपको पता रहेगा। ठीक है, जैसे कि क्रिकेट होती है, उसमें बैट क्या होता है, बॉल क्या होता है, स्टेडियम क्या होता है, एम्पायर क्या होता है, 6 का साइन क्या होता है, 4 का साइन क्या होता है, आपको सोचना नहीं पड़ता, आप सीख गए। उसी तरह आप चीजें सीख जाओगे। लेकिन अगर ये चीज आपने अभी नहीं आपने ध्यान दिया इस टॉपिक के ऊपर और ये आप भूल गए, तो वो तो आप सीख लोगे कि लायबिलिटी क्या होता है, एसेट क्या होता है, एक्सपेंस, इनकम, जब क्वेश्चन में लिखा होगा आप देख के तुरंत समझ जाओगे, अच्छा ये लिखा है ऐसा ऐसा। लेकिन ये रूल आपको याद नहीं रहेगा तो वो आगे बहुत दिक्कत आएगी, कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसको आप बस याद कर लो कि एसेट और एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा और घटेगा तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू जब बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा और घटेगा तो डेबिट होगा। बस इसके बेस पर डेबिट क्रेडिट रूल हमारा चलता है अमेरिकन मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच इसके बाद।